हेलो बच्चों, मैं हूँ विनीता शर्मा और आज हम करेंगे क्लास 8 मैथ प्राची बुक का चैप्टर 7 असाइनमेंट 7.3। तो पेज नंबर 176 पर बच्चों आपको बताया गया रेक्टेंगल, रोम्बस और स्क्वायर के बारे में। तो रेक्टेंगल क्या होता है बच्चों? ए क्वाड्रिलेटरल हुज ईच एंगल इज़ 90 डिग्री। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका सारे जो एंगल हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए बच्चों। अब यहाँ पर दिखा रखा है एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी और इक्वल टू एंगल डी। ठीक है, सारे एंगल जो हैं वो 90 डिग्री के हैं। इसी के नीचे बच्चों रोम्बस के बारे में बताया गया है। एक क्वाड्रिलेटरल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड ए रोम्बस, जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, ऊपर वाले में रेक्टेंगल में एंगल इक्वल हैं और इसमें साइड इक्वल हैं सारी। ओके, अब यहाँ पर क्या लिखा है? ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। ठीक है, इस तरह से सारी साइड्स जो हैं वो इक्वल यहाँ पर दिखाई गई हैं। थर्ड नंबर पर है स्क्वायर। ए क्वाड्रिलेटरल हुज ऑल साइड आर इक्वल एंड ईच एंगल इज इक्वल टू 90। अब इसमें बच्चों साइड भी इक्वल हैं और एंगल भी इक्वल हैं। ठीक है, फोर्थ नंबर पे बताया गया है बच्चों ट्रिपेजियम। ये भी एक क्वाड्रिलेटरल होता है और क्या लिखा हुआ है? एक क्वाड्रिलेटरल हुज वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। इसमें क्या होता है? जो ऑपोजिट साइड होती है बच्चों वो होती है पैरेलल, इज कॉल्ड ए ट्रिपेजियम। उसे हम ट्रिपेजियम कहते हैं। ठीक है, जैसे कि फिगर में दिखाया गया है ए बी सी डी एक ट्रिपेजियम है और ए बी पैरेलल है डी सी के। तो पेज नंबर 177 पर भी आपको बताया गया बच्चों पैरेललोग्राम क्या होता है। ए बी पैरेलल है डी सी के और ए डी पैरेलल है बी सी के और ए बी इक्वल टू डी सी इक्वल टू ए डी इक्वल टू बी सी। इस तरह से लाइन जो इक्वल हैं वो भी दिखाई गई हैं। ठीक है, ए बी किसके इक्वल है? सामने वाली लाइन डी सी के। ठीक है, और ये ए डी किसके इक्वल है? बी सी के। इसी तरह से आपको रेक्टेंगल के बारे में बताया गया है बच्चों कि इसमें सारे एंगल इक्वल होते हैं। रोम्बस के बारे में सारी साइड इक्वल होती हैं और स्क्वायर के बारे में जो कि साइड भी इक्वल होती हैं और एंगल भी इक्वल होते हैं। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो दिया है यहाँ पर, लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट फॉर ए रोम्बस। अभी हमने पढ़ा है बच्चों सबके लिए, अब हमें बताना है रोम्बस के लिए क्या चीज़ यहाँ पर करेक्ट नहीं है। ऑप्शन ए है डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, बी है ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, इसी तरह से सी दिया है डायगोनल्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर और डी है ऑल साइड्स आर इक्वल। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें राइट आंसर बताना है कि क्या एक रोम्बस के अंदर नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक रोम्बस बना लेती हूँ। तो इस तरह से फिगर मैंने तैयार कर लिया है और इसके नाम आप लिख दो, डायगोनल्स को क्रॉस कर दो बीच में से, ए बी सी और डी। ठीक है, अब डायगोनल भी बाइसेक्ट कर रहे हैं और ये क्या है बच्चों? परपेंडिकुलर है। बच्चों दोनों जो डायगोनल हैं वो परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे पर। ठीक है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, तो हमारे कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। पहला ऑप्शन है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ऑप्शन सी है बच्चों डायगोनल्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, तो डायगोनल्स हमारे परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे पर। ठीक है, अब बच्चों लिखा है ऑल साइड्स आर इक्वल, तो यहाँ पर साइड्स भी हमारी इक्वल हैं। ठीक है, अब जो इसमें नहीं होता, जो नहीं पाया जाता वो है ऑप्शन नंबर बी ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। अब आप देखो तिरछी लाइन डली है, ये सीधी तो नहीं है ना परपेंडिकुलर से, तिरछी तिरछी लाइन डली है तो 90 डिग्री की तो हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन जो बी है वो रॉन्ग है। इसने क्या बोला है? जो करेक्ट नहीं हो उस पर राइट लगाओ। ठीक है, तो ये वाला जो ऑप्शन है हमारा, ये रोम्बस में नहीं आता। ठीक है, क्योंकि रोम्बस के जो एंगल है वो 90 डिग्री के नहीं होते। इसी का सेकंड पार्ट है बच्चों, इफ़ वन ऑफ द एंगल फॉर्म्ड बाय डायगोनल्स एंड एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए रोम्बस इज 20 डिग्री, ऑल फोर एंगल्स ऑफ रोम्बस आर। आपको रोम्बस के 4 एंगल फाइंड करने हैं और हमको यहाँ पर एक ही एंगल दिया गया है। ठीक है, एक एंगल दिया है और बाकी के बचे एंगल हमें फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे किस तरह से करेंगे बच्चों क्वेश्चन को? तो बच्चों यहाँ पर मैंने एक फिगर बना ली है रोम्बस की। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर लिख देंगे एक एंगल हमें दिया गया है और ये क्या है बच्चों?
हाफ हाफ डिवाइड हो रहा है क्योंकि बीच में एक डायगोनल आ रहा है, ठीक है। तो डायगोनल से क्या होगा, 20 डिग्री का एक साइड है और 20 डिग्री का एक साइड है, तो इसका मतलब 40 डिग्री का एंगल हो गया ये। तो मैं लिख दूंगी यहाँ पर एंगल ए इक्वल टू 40 डिग्री, ठीक है। अब बच्चों क्योंकि एंगल ए 40 डिग्री का है तो उसके ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं तो इसका मतलब ये है कि एंगल सी भी हमारा 40 डिग्री का होगा, ओके। दो एंगल हमारे यहाँ पर मिल चुके हैं हमें, तो मैं लिख दूंगी एंगल सी इक्वल टू 40 डिग्री, एंगल ए इक्वल टू 40 डिग्री और एंगल सी इक्वल टू 40 डिग्री। जो बचे हुए एंगल हैं उनको हम लेट कर लेते हैं बच्चों, तो मैं यहाँ लिखूंगी लेट एंगल बी इक्वल टू एक्स, ठीक है। अगर एंगल बी को मैं एक्स लेट करती हूँ तो उसके सामने वाला एंगल भी एक्स ही होगा, ठीक है, क्योंकि आमने सामने के एंगल इक्वल होते हैं। तो मैं ये लिख देती हूँ सो एंगल डी इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो बच्चों हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि एंगल बी भी एक्स है और एंगल डी भी एक्स है, तो मैं लिख दूंगी एंगल बी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे दोनों एंगल जो हैं वो एक्स है। अब हम क्या करेंगे, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, उसमें हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे एंगल होते हैं सबको ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी और मैं अपने चारों एंगल्स को ऐड कर लूँगी। तो यहाँ पर मेरे पास एंगल ए है 40 डिग्री, ठीक है, एंगल बी है एक्स, इसी तरह से एंगल सी है 40 डिग्री और फिर एंगल डी है एक्स, और ये सब क्या होंगे बच्चों, इनका सम क्या होगा 360 डिग्री, ठीक है। तो मैं कर लेती हूँ यहाँ पर ऐड, एक्स एक्स को ऐड किया तो 2x हो गया, 40 40 को ऐड किया तो 80 डिग्री हो गया और इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। अब बच्चों क्या करेंगे, 2x को एक साइड पे रखेंगे और इक्वल टू 360 माइनस में 80 डिग्री, ठीक है। 360 में से 80 डिग्री माइनस करेंगे तो बच्चों आ जाएगा हमारे पास, माइनस करके देख लेते हैं यहाँ पर, 360 में से 80 को माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 280, ठीक है, 280 डिग्री आ जाएगा यहाँ पर। तो हम लिखेंगे 280 डिग्री। अब बच्चों हमें तो x की वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, x को मैं ये लिखूँगी इक्वल टू x की वैल्यू मुझे चाहिए, तो क्या करेंगे 280 अपॉन में 2, ठीक है। तो ये कट जाएगा बच्चों, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 और 0, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, x की वैल्यू आ गई 140, ओके। अब बच्चों हमने x कौन कौन से एंगल को लेट किया था, तो वो है बच्चों एंगल B और एंगल D, ठीक है, जिसकी वैल्यू हमने x रखी थी, ओके। तो हमारा एंगल क्या निकल गया, एंगल B इक्वल टू एंगल D इक्वल टू 140 डिग्री। तो ये हमारा आंसर आ गया, दोनों x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 140 डिग्री आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा आंसर होगा, क्योंकि दो एंगल हमारे आमने सामने वाले 40 डिग्री के हैं और दो एंगल जो हैं वो 140 डिग्री के हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो होगा वो हमारा आंसर होगा। और क्वेश्चन आपका इस तरह से होगा, देख लो, सॉल्यूशन में लिख रही हूँ यहाँ पर, यहाँ से स्टार्ट है आपका क्वेश्चन और पूरा पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो बच्चों इसी का थर्ड पार्ट है, लिखा है इफ़ ए परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अ ऑब्ट्यूज एंगल वर्टेक्स ऑफ ए रोम्बस टू द ऑपोजिट साइड बाइसेक्ट द साइड्स ऑल एंगल्स ऑफ द रोम्बस आर। अब यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और ये क्या कह रहे हैं बच्चों, क्वेश्चन में बोला गया है बच्चों, ये जो आपको रोम्बस दिया गया है उसके ऑब्ट्यूज एंगल से अगर उसकी ऑपोजिट साइड वाली लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो क्या ये परपेंडिकुलर इस लाइन को आधा आधा डिवाइड करता है, ठीक है, और अगर करता है तो इसके सारे एंगल्स बताओ, ठीक है। समझ आ गया क्वेश्चन। अब हम क्या करेंगे, इसके नाम रख देते हैं बच्चों, मैंने जैसे ए बी सी डी इसका नाम लिख लिया, ए बी हमारा बेस है बच्चों और परपेंडिकुलर को पी से लिखते हैं और ये जो तिरछी लाइन होती है इसको एच लिखते हैं, हाइपोटेनस, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक्स लिख दिया, मान लीजिए कि ये एक्स है, ठीक है। तो इसकी एक साइड एक्स है तो सारी साइड रोम्बस की इक्वल ही होती हैं, तो अगर सारी साइड इक्वल होती हैं बच्चों तो इसको हाफ डिवाइड किया गया है परपेंडिकुलर से, तो ये हाफ हो जाएगी x अपॉन 2, ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, समझ रहे हो ना। अब आगे
क्वेश्चन सॉल्व किस तरह से करना है। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, एक ट्राइंगल इधर बना हुआ है, ठीक है ना, ट्राइंगल बन गया ना इधर की साइड, तो ये बेस है, स्मॉल बी लिख दिया मैंने, पी से परपेंडिकुलर, एच से हाइपोटेन्यूज। अब बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम हमने पहले भी की हुई है ये क्वेश्चन में, तो यहाँ पर मैं करूँगी अपना क्वेश्चन सॉल्व बाय पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। जिसमें क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर, ठीक है। अब लिखूंगी तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा कि इसका मतलब क्या होता है। तो हम इसको लिख लेते हैं, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। पी फॉर परपेंडिकुलर, एच फॉर हाइपोटेनस और बी फॉर बेस, ठीक है। ये क्या होता है बच्चों, हिंदी में अगर मैं आपको बताऊं कि जो तिरछी लाइन होती है हाइपोटेनस, ये इक्वल होती है दोनों लाइंस के स्क्वायर के एडिशन के, ठीक है। समझ लो ना, दोनों परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर और उसको ऐड कर दें तो वो इक्वल होती है हाइपोटेनस के, ठीक है। हाइपोटेनस मैंने एक्स लेट किया है, तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर, और पी हमारे पास नहीं है तो पी का स्क्वायर ऐसे ही रहने देंगे, और बेस जो हमारा है वो हमने हाफ पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो क्या हो जाएगा हमारा, इधर की साइड का x/2 है तो मैं इसका स्क्वायर कर दूंगी, ठीक है, क्योंकि इस ट्राइंगल को हम सॉल्व कर रहे हैं अभी। आगे समझ में किस तरह से लिखा है, जो जो साइड हमने लिखी है वो मैंने उसमें लिखी हुई है रोम्बस में। अब हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस, तो यहाँ पर x/2 की पावर 2 है, तो हमने क्या कर दिया, इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे हो गया एक्स का स्क्वायर अपॉन में 2 2 ज़ा 4। अब क्योंकि हमें p की वैल्यू चाहिए बच्चों, तो हम क्या करेंगे, p को एक साइड में रखेंगे, और यहाँ पर मैं क्या कर देती हूँ, एक्स स्क्वायर के पास ले जाती हूँ एक्स स्क्वायर अपॉन 4 को, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर जाकर ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे और इसको ऐड करेंगे, क्योंकि ये रेशनल नंबर बन गए हैं, अपॉन वाले नंबर को हम डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, तो यहाँ पर इसके नीचे मैंने अपॉन में 1 लिख लिया है। तो यहाँ पर बच्चों मैं 4 को 1 से डिवाइड करूँगी तो 4 ही आएगा, x से मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या हो जाएगा, 4x की पावर 2 माइनस 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर को तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, माइनस करना है, तो 4x की पावर 2 में से माइनस करेंगे x की पावर 2 आ जाएगा 3x की पावर 2 और अपॉन में आ जाएगा 4, और ये हमारी क्या है बच्चों, p स्क्वायर की वैल्यू है, ठीक है। लेकिन हमें तो p की वैल्यू चाहिए। अब हम p की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे बच्चों, उसको रूट में लिख देंगे, ठीक है। रूट में लिख दो उसको, कैसे लिखेंगे, 3x की पावर 2 अपॉन 4 और इसको रूट में लिख देंगे। अब रूट में से बच्चों पेयर वाला नंबर बाहर निकलता है, तो हम लिख देंगे 3x की पावर 2, यहाँ पर x 2 टाइम्स है तो 2 बार मल्टीप्लाई कर दोगे, इसी तरह से 4 को लिख सकते हैं 2 × 2, ठीक है। तो बच्चों जिस नंबर के या जिस वेरिएबल के हमारे पेयर बन गए हैं उनको हम बाहर निकाल लेते हैं रूट में से, तो यहाँ बच जाएगा बच्चों √3 और x, ठीक है, और अपॉन में 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 2 का पेयर बन गया, उसमें से एक नंबर बाहर आ जाएगा तो 2 आ जाएगा। तो p की वैल्यू मेरी आ गई बच्चों √3x अपॉन में 2, ठीक है। तो अब दोबारा से बच्चों पिक्चर को देखो, ये जो हमारी रोम्बस की बनी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, ये जो लाइन है मेरी h, ठीक है, क्योंकि ये है हमारा परपेंडिकुलर, ओके, इधर की साइड भी 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है और दूसरी साइड भी 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, और 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली साइड कौन सी होती है बच्चों, तिरछी वाली लाइन हाइपोटेनस होती है, ठीक है। तो यहाँ फिर से हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ओके। अब इस साइड वाले ट्राइंगल को सॉल्व करूँगी मैं, ठीक है। तो फिर से लिखूँगी एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब बच्चों हमने इस वाले हाफ वाले को सॉल्व किया था पहले, समझ रहे हो ना, जहाँ x/2 है, अब इधर भी x/2 है बेस, और h हमारा क्या है, हाइपोटेनस है, ठीक है। तो हम b लिख लेते हैं x/2, और p हमारा क्या है, p हमने अभी सॉल्व करके निकाला है √3x अपॉन में 2, ठीक है। अब बच्चों फिर से हम फार्मूला लगाएंगे, एच स्क्वायर इक्वल टू, कौन सा फार्मूला होता है जो हमने ऊपर लिखा है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, हमारे पास p भी है यहाँ पर और b भी है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पर p हमारा निकल के आया है बच्चों √3x अपॉन 2 की पावर 2
और प्लस में x/2 की पावर 2। ठीक, बिल्कुल सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने पहले वाले ट्राइंगल को सॉल्व किया है। ठीक है, अब हमारे पास वैल्यू भी है बच्चों, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, क्योंकि मेरे पास √3 की पावर 2 है, √3 x की पावर 2 है, तो इसको क्या करेंगे, √3 को भी 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे और x को भी 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, और नीचे हमारे पास 2 है अपॉन में, तो उसको भी मैं 2 बार मल्टीप्लाई कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास पावर 2 है। ठीक है, इससे आपको आसानी से समझ आ जाएगा अगर मैं डिटेल में समझाऊंगी तो। इसी तरह से x/2 की पावर 2 है, इसका मतलब है बच्चों इसको भी 2 बार हमें मल्टीप्लाई करना है, 2 टाइम्स। ठीक है, अब बच्चों इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 बार √3 है तो इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक 3 आ जाएगा। इसी तरह से x की पावर 2 अपॉन में 2 2 ज़ा 4। ठीक है, फिर प्लस यहाँ पर x की पावर 2 हो जाएगी और फिर 2 2 ज़ा 4। अब हमारे पास 2 नंबर्स आ गए हैं जिन्हें हमें ऐड करना है, तो हम इसको ऐड कर सकते हैं बच्चों। एलसीएम लेंगे तो 4 ही आ जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 3x की पावर 2 प्लस x की पावर 2। ठीक है, तो 3x प्लस 1 हो जाएगा 4x की पावर 2 और अपॉन में 4। यहाँ पर हमारा 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, ये मैं निकाल रही हूँ h² की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 4 से 4 कट हो जाएगा और मेरे पास सिर्फ बचा x की पावर 2। ठीक है, अब हम यहाँ पर लिखेंगे बच्चों, क्योंकि हमारे पास h² है, h² इक्वल टू x की पावर 2, ये है h² की वैल्यू। अगर मुझे h की वैल्यू चाहिए तो मैं दोनों स्क्वायर को कट कर दूंगी, तो मेरे पास हो जाएगा बच्चों h इक्वल टू x। ठीक है, जो हमने लेट किया था, तो हमारी जो h वाली साइड है हाइपोटेनस वो आ गई x। ठीक है, अब देखो दोबारा से अपनी फिगर चेक करते हैं। ये हमारा ट्राइंगल है, ये साइड जो है हमारी x निकल गई, तो इसके सामने वाली साइड भी x है और ये नीचे वाली साइड भी x है। इसका मतलब ये है, ये जो ट्राइंगल है इसकी तीनों साइड इक्वल है। ठीक है, तीनों साइड इक्वल हैं, और जिस ट्राइंगल की तीनों साइड इक्वल होती हैं वो कौन सा ट्राइंगल होता है बच्चों, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये भी x है, यहाँ से यहाँ तक a से b तक x है, और ये साइड भी x है और ये साइड भी x है। ठीक है, तो हमारी 3 साइड x हैं। अब तो बच्चों मैं आपको रफ में समझाती हूँ। ये मैंने एक ट्राइंगल बनाया जिसके तीनों साइड्स जो हैं वो x हैं। ठीक है, तो ये कौन सा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ओके, तो एंगल अगर देखेंगे तो ये 60 का होगा, ये भी 60 का होगा, ये भी 60 का होगा। ठीक है, क्योंकि एंगल के ट्राइंगल के तीनों जो एंगल्स होते हैं उनका टोटल होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो बच्चों जो यहाँ हमारा ट्राइंगल बन रहा है वो है इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का मैंने अभी बताया आपको, उसकी एक एंगल क्या होता है, एक एंगल होता है 60 डिग्री का। अगर ये एंगल 60 का है तो इसके सामने वाला ऑपोजिट एंगल भी 60 का ही होगा। ठीक है, तो बच्चों ये 60 का है और ये भी 60 का है। ओके, तो ये वाले एंगल कितने के होंगे, क्योंकि ये तो हमारा रोम्बस है ना। अगर 60-60 दो एंगल हो गए तो बाकी कितने बचे। अब हम क्या करते हैं, जैसे हम पहले अपना क्वेश्चन सॉल्व करते थे x लेट करके, उसी तरह से ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लिख देते हैं दो एंगल हमारे हो गए 60 डिग्री, 60 प्लस 60, बाकी जो दो एंगल बचे हैं उसको हम क्या कर लेते हैं, x लेट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ लिख दूँगी 60 प्लस 60 प्लस x प्लस x इक्वल टू 360 डिग्री, क्योंकि इनके एंगल सम प्रॉपर्टी से सारे एंगल्स का टोटल जो होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर 60 और 60 को ऐड करेंगे बच्चों तो आ जाएगा 120 डिग्री। अब यहाँ देखो x प्लस x करेंगे तो हो जाएगा 2x इक्वल टू 360 डिग्री। अब 120 को मैं क्या करती हूँ, 360 के पास पहुँचा देती हूँ, तो मैं लिखूँगी 2x इक्वल टू 360 माइनस 120। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास एंगल बच्चों 240 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 2x इक्वल टू 240, तो x की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, तो क्या करूँगी, 240 अपॉन में 2, तो कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और 0। ठीक है, तो एक एंगल जो हमारा x है वो कितने का आ जाएगा बच्चों, 120 डिग्री का। इसका मतलब ये है कि दो एंगल यहाँ पर 60 के होंगे और दो एंगल जो होंगे वो होंगे 120 के। ठीक है, इसी तरह से दो एंगल 60 के, दो एंगल 120 के। तो हम अपना ऑप्शन चेक कर लेते हैं, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा बच्चों, इसमें ऑप्शन नंबर जो हमारा डी वाला होगा वो सही होगा। ठीक है, डी वाला ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। तो हम लिख देते हैं अपना आंसर, तो हम लिख देंगे ऑप्शन नंबर डी।
ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। ओके, तो क्वेश्चन थोड़ा लंबा है बच्चों, स्टार्टिंग से देख लो किस तरह से मैंने किया है। यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट स्टेट वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पार्ट है एवरी स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल। बच्चों, हर स्क्वायर जो होता है वो रेक्टेंगल होता है, पैरेललोग्राम होता है, रोम्बस होता है, ठीक है, सब कुछ होता है। तो बच्चों स्क्वायर में सबकी प्रॉपर्टी मिल जाती है। ठीक है, तो बच्चों जहाँ स्क्वायर पहले लिखा होगा ना, वो वाला जो आपका स्टेटमेंट होगा वो ट्रू होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ट्रू लिख देती हूँ। स्क्वायर क्या है? रेक्टेंगल भी है। ओके, अब देखो यहाँ पर हम देख लेते हैं कौन से जो हमारे स्टेटमेंट है उसमें पहले स्क्वायर आया है, तो उसको पहले ट्रू कर देते हैं। ठीक है, आंख बंद करके इसको ट्रू कर देना। एवरी स्क्वायर इज ए रोम्बस, ये ट्रू है। ठीक है, फिर नीचे देखते हैं, फिर क्या लिखा है? एवरी स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम, ये भी ट्रू है। ठीक है बच्चों, जहाँ पर स्क्वायर का कंपेयर किया जाए किसी और से तो वो ट्रू होता है। तो हम एक और यहाँ पर स्टेटमेंट दी है, एवरी स्क्वायर इज ए ट्रेपेजियम। ठीक है बच्चों, तो ये भी ट्रू है। अब हम बाकी तो और कुछ नहीं है, स्क्वायर क्या है सब कुछ है, मैंने बता दिया ना। ट्रेपेजियम भी है, पैरेललोग्राम भी है, रोम्बस भी है, रेक्टेंगल भी है। तो स्क्वायर में सबकी प्रॉपर्टी होती है। अब अगला कर लेंगे। फर्स्ट वाला तो हमने कर दिया ट्रू, स्क्वायर एक रेक्टेंगल है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट है एवरी पैरेललोग्राम इज ए रोम्बस। तो ये स्टेटमेंट बच्चों फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि पैरेललोग्राम एक रोम्बस नहीं हो सकता। पैरेललोग्राम की जो दो सामने वाली साइड होती हैं वो पैरेलल होती हैं और रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, तो हम इसको फॉल्स लिख देंगे। एवरी रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम, सारे रेक्टेंगल जो होते हैं वो पैरेललोग्राम होते हैं। अब बच्चों रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल में क्या होता है? सामने आमने सामने वाली साइड इक्वल होती हैं। पैरेललोग्राम में भी ऐसे ही होता है, तो ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि रेक्टेंगल की भी ऑपोजिट साइड जो होती हैं इक्वल होती हैं। एवरी रेक्टेंगल इज ए स्क्वायर। बच्चों रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकता, क्योंकि रेक्टेंगल की सिर्फ दो ही साइड इक्वल होती हैं, आमने सामने वाली, और स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती हैं। तो बच्चों एक रेक्टेंगल जो है वो स्क्वायर नहीं हो सकता, ये फॉल्स है। ठीक है, और हमने फिफ्थ वाला कर लिया था, अब सिक्स्थ वाला करेंगे। एवरी रोम्बस इज ए स्क्वायर। सारे रोम्बस स्क्वायर नहीं हो सकते, क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती हैं, पर रोम्बस की इक्वल तो होती हैं, पर स्क्वायर के सारे एंगल भी 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है ना, रोम्बस में ऐसा नहीं होता। तो ये भी हमारा फॉल्स हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फॉल्स। अगला हमने सेवंथ वाला कर लिया था। एथ वाला देखते हैं, एवरी रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम। एवरी रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम। बच्चों रोम्बस और पैरेललोग्राम, देखो ऊपर आया था पैरेललोग्राम इज ए रोम्बस, वो जो था वो इनकरेक्ट था। लेकिन रोम्बस पैरेललोग्राम हो सकता है, क्योंकि रोम्बस की जो आमने सामने वाली साइड है और ऊपर नीचे वाली साइड है दोनों ही इक्वल होती हैं, चारों साइड इक्वल होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि रोम्बस एक पैरेललोग्राम है। तो ये बच्चों ट्रू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों, एवरी पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल। अब पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि इसकी साइड पैरेलल होती हैं, स्ट्रेट नहीं होती। रेक्टेंगल की साइड जो होती हैं वो सीधी होती हैं। नेक्स्ट है बच्चों, एवरी पैरेललोग्राम इज ए ट्रेपेजियम। तो बच्चों पैरेललोग्राम जो है वो ट्रेपेजियम हो सकता है, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड भी पैरेलल होती हैं और ट्रेपेजियम की भी अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो ये वाला जो हो जाएगा हमारा ट्रू हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट है बच्चों, एवरी पैरेललोग्राम इज ए स्क्वायर। तो बच्चों जहाँ पर भी स्क्वायर बाद में आ जाए ना, तो वहाँ पर आप फॉल्स लिख लेना, क्योंकि पैरेललोग्राम स्क्वायर नहीं हो सकता। ठीक है ना, स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती हैं, लेकिन पैरेललोग्राम की आमने सामने वाली साइड पैरेलल होती हैं। ओके, तो ये पॉइंट हमारा फॉल्स हो जाएगा। 12th पार्ट कर लिया था बच्चों। 13 देखते हैं, एवरी ट्रेपेजियम इज ए स्क्वायर। ठीक है,
अब बाद में फिर से स्क्वायर आ रहा है। ट्रेपेजियम की सामने वाली साइड, आमने सामने की साइड जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं, स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती हैं, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। और बाद में अगर स्क्वायर आए तो आपको फॉल्स लिखना ही लिखना है, ठीक है। 14th है एवरी ट्रेपेजियम इज ए पैरेललोग्राम। बच्चों ट्रेपेजियम जो है वो पैरेललोग्राम नहीं हो सकता, ठीक है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर फॉल्स। आप अगर प्रॉपर्टी देख लोगे बच्चों तो आप सारे ही क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। तो एक बार दोबारा चेक कर लो किस तरह से मैंने किया ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे बच्चों। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, तो वहाँ पर टी लिखना है और फॉल्स में एफ लिखना है, फॉर अ रेक्टेंगल और स्क्वायर। तो फर्स्ट पार्ट है इट हैज़ ऑल इट्स साइड ऑफ इक्वल लेंथ। तो बच्चों जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं वो क्या होता है, रेक्टेंगल होता है कि स्क्वायर होता है? तो वो होता है बच्चों स्क्वायर। तो हमने दो कॉलम बनाए हैं, एक रेक्टेंगल का एक स्क्वायर का, तो स्क्वायर वाले कॉलम में हम ट्रू लिख देंगे और रेक्टेंगल वाले कॉलम में हम फॉल्स लिख देंगे, ठीक है बच्चों। सेकंड है इट हैज़ टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड टू इक्वल लेंथ। अब बच्चों किस में अपोजिट साइड के दोनों जो लेंथ होती हैं वो इक्वल होती हैं। अब देखो ये है हमारे पास रेक्टेंगल, ठीक है, और इसकी आमने सामने वाली साइड जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, ठीक है, तो ये ट्रू है, अपोजिट साइड इक्वल है। और स्क्वायर की तो सारी ही साइड इक्वल होती हैं, तो आमने सामने की भी इक्वल होगी, तो ये भी ट्रू हो जाएगा, ठीक है। आप इस तरह से भी देख सकते हो। तो ये दोनों चीज़ें जो हुई हैं ये रेक्टेंगल में भी पॉसिबल है और स्क्वायर में भी। नेक्स्ट है इट्स डायगनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो बच्चों डायगनल्स दोनों के ही बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, रेक्टेंगल के भी और स्क्वायर के भी, तो यहाँ भी दोनों बॉक्स में ट्रू आ जाएगा, ओके। अब फोर्थ वाला देखो इट्स डायगनल आर परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्ट ईच अदर। अब क्या है, परपेंडिकुलर होने चाहिए डायगनल्स और परपेंडिकुलर होने चाहिए और बाइसेक्ट करने चाहिए। तो यहाँ पर देखो परपेंडिकुलर हैं लेकिन ये स्क्वायर में बाइसेक्ट करते हैं बच्चों, रेक्टेंगल में नहीं करते, ठीक है। तो रेक्टेंगल के लिए बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा फॉल्स और स्क्वायर के लिए हो जाएगा ट्रू, ओके। नेक्स्ट है इसमें, इसी का फिफ्थ पार्ट है बच्चों इट्स डायगनल आर इक्वल एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो बच्चों डायगनल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं और परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, यही स्टेटमेंट है, सिर्फ अदल बदल करके दे दी। तो फिर से बच्चों रेक्टेंगल के लिए फॉल्स हो जाएगा और स्क्वायर के लिए हमारा ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, ठीक है। इसी का सिक्स्थ पार्ट है बच्चों, लिखा है इट्स डायगनल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो बच्चों देखो यहाँ पर भी आपको एक कॉमन चीज़ दिख रही होगी, जहाँ पर डायगनल और परपेंडिकुलर को कंपेयर किया गया है ना, वहाँ पर हमारी स्टेटमेंट फॉल्स है रेक्टेंगल के लिए और ट्रू है स्क्वायर के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर फॉल्स लिख देंगे रेक्टेंगल के लिए और स्क्वायर के लिए लिख देंगे ट्रू, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हर जगह फॉल्स है रेक्टेंगल के लिए और ट्रू है स्क्वायर के लिए। सेवंथ पार्ट है बच्चों इट्स डायगनल आर इक्वल परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्ट ईच अदर। देखो सेम है, अब इक्वल भी कर दिया, परपेंडिकुलर भी कर दिया और बाइसेक्ट भी कर दिया। लेकिन परपेंडिकुलर मैंने बोला ना, जहाँ परपेंडिकुलर आएगा और डायगनल आएगा वहाँ पे आप आंख बंद करके फॉल्स लिख दो रेक्टेंगल के लिए और ट्रू लिख दो स्क्वायर के लिए, ठीक। तो हमारी स्टेटमेंट हो गई यही, रेक्टेंगल के लिए फॉल्स और स्क्वायर के लिए ट्रू, ठीक है। जहाँ पर ये लिखा हो बच्चों डायगनल आए परपेंडिकुलर आए, ठीक है, तो इसमें रेक्टेंगल के लिए फॉल्स लिखना। देखो चारों जो ये हैं 1 4 5 6 7 सब में रेक्टेंगल के लिए फॉल्स है। अगला 8th वाला ऑल ऑफ इट्स एंगल आर इक्वल। बच्चों एंगल तो इक्वल होते हैं, ठीक है, रेक्टेंगल के भी सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं और स्क्वायर के भी सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या कर देंगे, दोनों हमारे जो हैं ये स्टेटमेंट ट्रू हैं, रेक्टेंगल के लिए भी ट्रू है और स्क्वायर के लिए भी ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। यहाँ देखो ये भी 90 का, ये भी 90 का, सारे एंगल जो हैं वो 90 के हैं। 9th वाला बच्चों इट्स डायगनल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। देखो डायगनल भी हैं और बाइसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर और इक्वल हैं, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो जाएगी, ठीक है, दोनों में स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। जहाँ पर डायगनल बाइसेक्ट करते हैं
डायगोनली बाइसेक्ट करने की बात है तो वहाँ पर ये स्टेटमेंट दोनों में ट्रू होती है। नेक्स्ट है इट्स डायगोनल आर इक्वल, तो बच्चों ऊपर भी हमने इक्वल को ट्रू करा है, ठीक है ना, तो ये भी हमारा ट्रू हो जाएगा, दोनों में ट्रू आएगी स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। एक बार चेक कर लो बच्चों स्टार्टिंग से किस तरह से किया गया है क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स फॉर ए रोम्बस। तो बच्चों ये स्टेटमेंट रोम्बस के लिए ट्रू है या फॉल्स है ये बताना है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है इट हैज़ ओनली 2 पेयर ऑफ इक्वल साइड्स। तो इसमें लिखा हुआ है कि इसमें सिर्फ 2 पेयर होते हैं इक्वल साइड के। तो बच्चों हमने पहले ही पढ़ा था कि रोम्बस में सारी साइड जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, ठीक है। आप देखो रोम्बस में अगर ये साइड ए है तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, तो मैं इसको ए लिख लो या एक्स लिख लो, कुछ भी लिख लो, तो मैं बताने के लिए कर रही हूँ सिर्फ रोम्बस की सारी साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। इट हैज़ ओनली 2 पेयर ऑफ इक्वल साइड्स, ये जो हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा बच्चों, क्योंकि सारी साइड इक्वल होती हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वाला हमारा फॉल्स हो जाएगा। आगे है इट हैज़ 2 पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। बच्चों फिगर आपके सामने बनी हुई है, तो पैरेलल लाइन के 2 पेयर होते हैं, ठीक है, तो ये ट्रू है। ऊपर वाली लाइन भी पैरेलल होती है और साइड वाली लाइन भी पैरेलल होती है। थर्ड है 2 ऑफ इट्स एंगल आर राइट एंगल, जो इसके 2 एंगल होते हैं वो राइट एंगल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि इसमें कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं होता। तो फिगर में चेक करोगे बच्चों थोड़ी सी तिरछी लाइन होती है इसकी, ठीक है। आगे लिखा है इट हैज़ 2 पेयर ऑफ इक्वल एंगल्स। 2 पेयर जो होते हैं वो इक्वल एंगल के होते हैं, ये सही है, ठीक है। ये वाला एंगल जो आप देखोगे रोम्बस में जो ऑपोजिट एंगल होते हैं ना बच्चों वो इक्वल होते हैं, ठीक है। तो इसमें ये बात ट्रू है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ट्रू, ओके। ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। नेक्स्ट है बच्चों इट्स डायगोनल आर इक्वल एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो बच्चों यहाँ पर जब भी आपको रोम्बस के बारे में ऐसा बोला जाए कि उसके डायगोनल परपेंडिकुलर हैं, वो तो हो ही नहीं सकते बच्चों, जब लाइनें ही तिरछी हैं तो परपेंडिकुलर कैसे होंगे, तो ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। ये स्टेटमेंट भी हमारी फॉल्स है। अगली वाली देखो इट हैज़ ऑल इट्स साइड ऑफ इक्वल लेंथ। जो इसकी साइड होती हैं वो सारी इक्वल लेंथ की होती हैं बच्चों, ये ट्रू है, ठीक है, क्योंकि रोम्बस की सारी साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। अब लास्ट पॉइंट है इट्स डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो बच्चों जो डायगोनल्स होते हैं ना वो तो राइट एंगल पर ही बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, तो ये ट्रू है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 जो था वो ट्रू फॉल्स वाला ही था। इजीली हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आपको कंप्लीट क्वेश्चन जो है वो दिखाई दे रहा है, आप आसानी से उतार सकते हो।